थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम फॉर्मेशन कांस्टेंट्स यूज करते हैं। अब फॉर्मेशन कांस्टेंट्स क्या हैं? सादा लफ्जों में अगर इसको हम डिफाइन करें तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि लिगेंड का इंटरेक्शन होना मेटल के साथ और उसके नतीजे में जो है वो प्रोडक्ट का बनना। ठीक है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो प्रोडक्ट के बनने को जाहिर कर रहा है, उसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन होता है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी ए और बी जो है वो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। सही है, अब आप जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं के सी, तो के सी किसके इक्वल आएगा? के सी इक्वल आएगा ए बी ऊपर। ठीक है, जब आप के सी का एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका, और नीचे आएगा ए इंटू बी। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि ए बी के बनने को जाहिर कर रहा है, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि ए बी की कितनी मिकदार बनी है, या जो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ है, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे फॉर्मेशन कांस्टेंट। सही है, तो मैंने कहा कि फॉर्मेशन कांस्टेंट जो ना वो क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ठीक है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्सेस के बनने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हैं उनको हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट्स कहते हैं उनको। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एक रिएक्शन है जिसमें आयरन का थायोसाइनाइड के साथ एक रिएक्शन हो रहा है, और उस रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है आयरन का थायोसाइनाइड के साथ, जिसमें एक थायोसाइनाइड है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसका कलर रेड होता है। रेड कलर का आना ये शो करेगा कि ये रिएक्शन हो गया है। ठीक है, रेड कलर का आना ये शो करेगा कि ये रिएक्शन हो गया है। अब इस रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन है कि पहले क्या था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम आमतौर पे कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करवाते हैं ना, आपने मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स पढ़े हुए हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स भी पढ़े हैं। आमतौर पे हम जो रिएक्शन करवाते हैं वो वाटर में करवाते हैं। सही है, आमतौर पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं वो वाटर में करवाते हैं, और जब वाटर में रिएक्शन होता है, वाटर में जब आप कोई मेटल ऐड करते हैं तो सबसे पहले वो मेटल क्या करती है? वाटर को अपने साथ अटैच कर लेती है। मसलन आपने अगर आयरन ऐड किया है, ठीक है, तो वो आयरन ने सबसे पहले पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये वाला 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है इसके साथ। सही है, अब आपने जिस लिगेंड को अटैच करना है वो आप वाटर में वो लिगेंड ऐड करते हैं, और वो वाला लिगेंड क्या करता है? एक पानी के मॉलिक्यूल को निकालता है और उसकी जगह खुद जो ना वो ऐड हो जाता है। मतलब इन दोनों की आपस में रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया, और इस रिएक्शन के नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका रेड कलर है, इसका रेड कलर है, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो गया है। सही है, इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखें तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है इसको हम कहते हैं ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है। एक चीज इसमें ये है कि हमने इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में वाटर को शो नहीं किया। वाटर को क्यों नहीं शो किया? क्योंकि वाटर वहां पे सॉल्वेंट है, और वो सॉल्वेंट को हम शो नहीं करते। वैसे भी ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस में होते हैं, तो वहां पे सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम जब फॉर्मेशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को शो नहीं करते, सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को शो करते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में ये नीचे मैंने इसका लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये कांस्टेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में ना, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, और उसकी एक्टिविटी यूनिटी होती है। बेसिकली ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, आपने वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बजाय एक्टिविटीज लिखते हैं। ठीक है, और जब वाटर की एक्टिविटी लिखेंगे तो वो 1 होगी, इस वजह से वो वहां से रिमूव हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो ना उसकी एक्टिविटी 1 होगी। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता रही है। अगर KF की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब है कि लिगेंड का जो मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है वो बहुत मजबूत है। अगर KF की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब वो बॉन्ड क्या है? वीक है। बॉन्ड वीक का मतलब ये कि वो अनस्टेबल है, इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो फॉरवर्ड की तरफ नहीं जा रहा रिएक्शन। ठीक है, अगर रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा इसका मतलब है कि ये वाली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और ये जब स्टेबल होगी, इसकी मिकदार ज्यादा होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो KF की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था फॉर्मेशन कांस्टेंट का। फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है,
उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि इसमें। अब उसके बाद फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और एक होता है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। 8 जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है ये आपने ना बेसिकली टॉपिक हमने थोड़ा सा ये पढ़ा हुआ है 5वें सेमेस्टर में, जब एनालिटिकल में एक टॉपिक आया था ये वाला स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस के मेथड्स का, ठीक है ना, वहां पे हमने ये इसको पढ़ा हुआ है, दोबारा से एक तरह से रिवीजन आपके लिए। अच्छा, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है कि ये वो वाली बात है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक रिएक्शन है जो डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक रिएक्शन है, एक सिंपल सा, जिसमें मेटल के साथ, ठीक है, पहले एक लिगेंड लगता है, ठीक है, Ml बन जाता है, ठीक है, फिर Ml के साथ ये जो पहले स्टेप में प्रोडक्ट बनी थी उसके साथ एक और लिगेंड लगता है, ठीक है, Ml2 बन जाता है, फिर Ml2 के साथ एक और लिगेंड लगता है, Ml3 बन जाता है, ठीक है, फिर इसी तरह रिएक्शन चलते चलते आप कहते हैं जी आप Ml6 तक पहुंच गए हैं। तो ये जो 6 स्टेपों में ये रिएक्शन हो रहा है, इनमें से हर स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है जो एक इंडिविजुअल सॉल्वेंट की रिप्लेसमेंट करता है। मसलन पहले वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव किया तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा रिमूव किया दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा रिमूव किया तीसरा स्टेप हो गया। तो इस हर स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसमें सिंपल एक लिगेंड जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसको हम इस जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन से मुराद ये मेटल है जिसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, ये लिगेंड उसके साथ अटैच हो जाता है, इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट Kf जो है ना वो यहाँ पे हम उसके लिए इक्वेशन ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को एक और एग्जांपल देखें, अगर हम इसको डिफरेंट स्टेप्स में कर रहे हैं तो पहले स्टेप में एक लिगेंड अटैच हुआ है, दूसरे में 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, चलते चलते हम कहते हैं ये x तक आ रहे हैं कि नंबर ऑफ x लिगेंड इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इस इन सारे को अकेले अकेले को हम कहते हैं ये सारे के सारे क्या है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। और इनको जनरल रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस इक्वेशन से, ठीक है, कि MLX इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाती है इन सब के लिए। अच्छा, पहले एक लिगेंड अटैच हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, जितने भी लिगेंड अटैच होने हैं वो बारी बारी अटैच हो रहे हैं, और उनमें से हर एक के अटैच होने के स्टेप को हम कह रहे हैं ये हर एक स्टेप का अलग फॉर्मेशन कांस्टेंट है, जिसको हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कह रहे हैं। सर जी जी, तो साथ उसने वाटर मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखे हुए जो वो साइड शो पे नहीं हो ना रहे हैं किया जो निकल हुआ रहे हैं? कि वो निकल रहे हैं और ये लग रहे हैं उनकी जगह पे, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखी है। अच्छा, अब होता ये है कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में ट्रेंड ये होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हैं। मतलब ये जो K1 की वैल्यू है ये जो ना जब K1 से आप आएंगे Kx की तरफ तो ये वैल्यूज क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, ठीक है। ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में एक ट्रेंड है कि ऐसा आहिस्ता इनकी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू पहले स्टेप के लिए ज्यादा होती है, दूसरे के लिए कम, तीसरे के लिए उससे भी कम। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि कैडमियम के साथ पहला अमोनिया अटैच होता है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 की ताकत 2.65, ठीक है। दूसरा अमोनिया अटैच होता है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 की ताकत 2.10, ठीक है, 10। इसी तरह तीसरा अटैच होता है तो वैल्यू आ जाती है 1.44, ठीक है। चौथा अटैच होता है तो वैल्यू आ जाती है 0.93। मतलब आप नोट करें कि ऊपर से नीचे आते हुए ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसके डिक्रीज करने की वजह क्या है, इसके डिक्रीज करने की 3-4 रीजन है। सबसे पहली रीजन ये है कि जैसे जैसे लिगेंड्स की तादाद ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल की तादाद क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो लिगेंड है उसने लगना कहाँ पे है, जहाँ पे वाटर लगा हुआ है। तो लगने वाली जो जगह है, जो प्रोबेबिलिटी है जिस जगह पे अटैक करना है लिगेंड ने, वो कम हो रही है। उन पॉइंट्स की कमी आने की वजह से जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके पास अवेलेबल जो जगह है ना लिगेंड्स के पास, लिगेंड्स तो एक्सेस में है, उनके पास अवेलेबल जगह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरी रीजन इसकी ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर है, कि मेटल के साथ जैसे जैसे लिगेंड अटैच होंगे तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब मेटल की अट्रैक्शन लिगेंड के लिए कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे लिगेंड के लिए अट्रैक्शन कम होगी तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
तीसरी रीजन जो है ना वो स्टीरिक हिंड्रेंस है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लिगेंड अटैच होंगे तो आने वाले लिगेंड्स के लिए लगना मुश्किल होगा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से भी रिएक्शन पे इफेक्ट होगा और उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आखिरी रीजन स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, वही जो हमने पहले बात की है कि रिप्लेसेबल पोजीशन जो है ना वो उनमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फॉर्मेशन कांस्टेंट रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। मेरा ख्याल ये थर्मोडायनामिकल एक्सप्रेशन जो फॉर्मेशन कांस्टेंट का है, इसको चाहे स्टेप वाइज से भी पहले हम डिस्कस कर लें कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है बेसिकली वो हमने कहा था कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करता है गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, जिसको हम फॉन्ट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। फॉन्ट ऑफ इक्वेशन हमारे पास कहती है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी के जो चेंज है वो इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी इंटू एल एन ऑफ के। यहाँ पे के एफ से मुराद क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो, तो इसमें ये है कि भाई तीन इस एक्सप्रेशन में जो चीजें हैं, एक तो ये गिब्स फ्री एनर्जी है, नंबर टू इसमें आर जो कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लें तो हम कह सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी नॉट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एल एन ऑफ के, ठीक है। या अगर हम इसको एक तरफ एल एन ऑफ के को पॉजिटिव कर लें, एल एन ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डेल्टा जी के, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना माइनस डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू जितनी जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा जो ना वो फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो पहला एक रिलेशन आ गया। फॉन्ट ऑफ इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया कि डेल्टा जी नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एल एन ऑफ के। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा जाएगा और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन होता है थर्मोडायनामिक्स में जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट करते हैं इंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ। अच्छा, तो इंथैल्पी आपको पता है हीट कंटेंट होते हैं किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट है उसको इंथैल्पी कहते हैं, और चेंज इन इंथैल्पी को हम स्टडी करते हैं कितनी उसकी हीट चेंज हुई है। इंट्रोपी जो होती है ना वो डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक है, रैंडमनेस होती है, यूं कह रहे हैं डिसऑर्डरनेस। तो इंट्रोपी जो ना वो पॉजिटिव इंट्रोपी किसी रिएक्शन को फेवर करती है कि जितनी किसी रिएक्शन में इंट्रोपी ज्यादा होगी प्रोडक्ट्स में उतना वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। तो अब हम डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस नॉट इंटू सॉरी माइनस टी डेल्टा एस नॉट इंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आती है माइनस आर टी एल एन ऑफ के एफ। हम मतलब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और इसको आप चाहे इक्वेशन 2 कह रहे हैं, जो भी नंबर दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एल एन ऑफ के एफ का इंट्रोपी के साथ, सही है ना, वो ये आता है। मतलब अगर हम इंथैल्पी को भी कांस्टेंट ले लें, आरटी को भी कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो हमारे पास जो एल एन ऑफ के है जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, इंथैल्पी चेंज के। और ये इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, सही है ना। तो इट मींस जितना इंट्रोपी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना केएफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और केएफ की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। और इसी तरह से जो है ना वो हम कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स की मिकदार वहां पे ज्यादा है, ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, सही है। तो ये इसमें तो मतलब हम इसको समराइज करें तो नंबर 1 ये है कि जो नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को फेवर करती है, फॉर्मेशन को बढ़ाती है। इसी तरह नेगेटिव इंथैल्पी चेंज भी उसको फेवर करती है, ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, इक्वेशन 2 से, ठीक है। और पॉजिटिव इंट्रोपी जो होती है ये भी रिएक्शन को क्या करती है, फेवर करती है। कि अगर इंट्रोपी ज्यादा हो, ठीक है, और इंथैल्पी नेगेटिव में हो, गिब्स एनर्जी नेगेटिव में होगी जितनी ज्यादा, उतना रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, उतनी जो है ना वहां पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन मिक्सचर में, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एंड पे कम रह जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा थर्मोडायनामिकल उसका एक्सप्लेनेशन था फॉर्मेशन कांस्टेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सही है। तो उसमें मैंने आपको कल बताया था कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो जैसे जैसे हम जाते हैं तो इंक्रीज करता है। मसलन हमने कल एक एग्जांपल पढ़ी थी कि हमने कहा था कि जो K1 है वो बड़ा होता है K2 से,
ठीक है, और वो बड़ा होता है K3 से, ठीक है, और वो बड़ा होता है K4 से। मतलब अगर एक रिएक्शन 4 स्टेप में हो रहा है, ठीक है, तो पहले स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो बड़ा होगा, दूसरे का उससे छोटा, तीसरे का उनसे भी छोटा, और चौथे का सबसे छोटा होगा। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, हर स्टेप के फॉर्मेशन कांस्टेंट में कमी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल रूल है, आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन कुछ है ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, उनमें एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो आपका टेट्राब्रोमो कैडमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, सही है ना, तो इसका ये जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैसे बनेगा, हमने कल बात की थी कि जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स को बनाना होता है तो हम सबसे पहले जो मेटल आयन होता है उसको पानी में लेते हैं आमतौर पे एक्वा सोल्यूशन में। तो जब एक्वा सोल्यूशन में होता है तो उसका पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बना होता है, ठीक है। पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है कि उसके साथ जितना भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है या 6 है आमतौर पे, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैडमियम के साथ जब पानी में होगा तो 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। लेकिन जब हम इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करते हैं, ब्रोमाइड ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि ये रिएक्शन स्टेप वाइज होता है। पहले जो इसके साथ कैडमियम के साथ, ये लेट्स सपोज अगर कैडमियम है तो पहले इसके साथ एक ब्रोमाइड अटैच होता है, एक ब्रोमाइड अटैच होगा, तो इसका मतलब बाकी इसके साथ 5 जो है वो अभी भी क्या जुड़े हुए हैं, वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल को मैं जो ना वो लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर क्या होगा कि एक दूसरा ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा, ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, और इसी तरह से एक तीसरा ब्रोमाइड अटैच होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहाँ तक ये जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होते हैं ये K1 होता है, और ये बड़ा ही होता है K2 से, और वो बड़ा होता है K3 से। यहाँ तक तो एक नॉर्मल सीक्वेंस चलता है। लेकिन जैसे ही एक चौथा ब्रोमाइड ऐड होता है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो K4 है वो बड़ा हो जाता है K3 से। हालांकि ये होना चाहिए था कि K4 को K3 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन K4 K3 से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास अनयूजुअल बिहेवियर आया, एक एक्सेप्शन आई कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम देखते हैं तो इसका हमारे पास जो पहली रीजन आती है वो ये है कि भाई एक तो इसमें चेंज आया है। क्या चेंज आया है कि कैडमियम का जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना था उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच थे, वो ऑक्टाहेड्रल था। लेकिन जब उसका ब्रोमाइड के साथ बना है, ठीक है, 4 ब्रोमाइन अटैच हुए हैं, तो अब उसका जो कॉम्प्लेक्स बना है वो स्क्वायर प्लेनर है, मतलब वो सॉरी टेट्राहेड्रल है वो, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर नहीं है बल्कि क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से चेंज हुआ है, किसमें, 4 में चेंज हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो ना वो क्या हुआ है कि जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं हुआ। कौन सा ट्रेंड, जिसमें K4 को छोटा होना चाहिए था K3 से, लेकिन यहाँ पे K4 जो है वो K3 से क्या है, बड़ा है। तो उसकी तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि जब हम कैडमियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि पहले तो एक ब्रोमीन ऐड होता है और एक वाटर निकलता है, फिर दूसरा वाटर निकलता है, दूसरा ब्रोमीन ऐड होता है, 3 तक तो होता ये है कि वो 6 ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। लेकिन जो ही एक चौथा ब्रोमाइड ऐड होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से चेंज होकर 4 पे आ जाता है। तो स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से हम कह सकते हैं कि K4 जो है वो बड़ा हो गया, किसकी वजह से, K3 से। एक तो रीजन स्ट्रक्चर के चेंज आ सकती है कि आमतौर पे वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके बनने के दौरान स्ट्रक्चर में चेंज आता है उनमें ये वाला बिहेवियर फॉलो नहीं होगा कि जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो, उनमें एक एक्सेप्शन भी आ सकती है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका जो आंसर ये है कि देखिए ये आपको यहाँ पे वो सारे स्टेप जो है ना वो शो किए गए हैं, ठीक है। ये वाले सारे स्टेप शो किए गए कि पहले एक ब्रोमाइड चेंज हुआ, फिर दूसरा एंटर हुआ, तीसरा, और आखिरी स्टेप में क्या हुआ कि एक ब्रोमाइड ऐड हुआ है लेकिन 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं। पहले सब में क्या क्या हो रहा था कि एक ऐड हो रहा था और एक एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था। अच्छा, अब ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट है कि इंट्रोपी बढ़ गई है। चौथे स्टेप की जो इंट्रोपी में चेंज आया है वो पहले 3 स्टेप्स की इंट्रोपी की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंट्रोपी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें रिएक्टेंट्स की तरफ देखिए ना, पहले क्या हो रहा था, रिएक्टेंट की तरफ 2 मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट्स की तरफ भी 2 मॉलिक्यूल, इंट्रोपी में इतना खास फर्क नहीं था आ रहा। अब क्या हुआ है कि इधर भी रिएक्टेंट की तरफ 2 मॉलिक्यूल है लेकिन प्रोडक्ट्स में 4 मॉलिक्यूल है, 3 वाटर के और एक वो कॉम्प्लेक्स है। तो 4 मॉलिक्यूल्स की जो बेतरतीबी है, डिसऑर्डरनेस है, जो इंट्रोपी है वो ज्यादा होगी 2 मॉलिक्यूल्स की निस्बत। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चेंज इन एंट्रोपी है ना, डेल्टा एस, वो मोर पॉजिटिव है। वो क्या है जी, मोर पॉजिटिव है। किसकी किसके लिहाज से,
बाकी तीनों स्टेप के लिहाज से। तो जिसकी वजह से हमने अभी पर भी पढ़ा है कि अगर चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होगा तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये रीजन है कि तीसरे स्टेप में जो डेल्टा एस है, जो चेंज इन एंट्रोपी है, वो लेस है, ठीक है, एज कंपेयर टू चौथा स्टेप जिसमें डेल्टा एस जो है वो क्या है, वेरी लार्ज है या मोर है एज कंपेयर टू थर्ड स्टेप। तो चौथे स्टेप में एंट्रोपी ज्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो ये रीजन समझ आइए आपको, एंट्रोपी ज्यादा होने से उसकी K4 की वैल्यू बड़ी हो गई है, हालांकि उसको क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, जैसे कि ये इनकी होती है तरतीब में, ठीक है। मतलब हम कहते हैं ट्रेंड हमारे पास बना K1 बड़ा है K2 से, जो कि बड़ा है K3 से, लेकिन K3 से बड़ा है क्या, K4, ठीक है। ये इस तरह का हमारे पास ट्रेंड बन रहा है। नेक्स्ट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक तो हमने पढ़ा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसमें हम हर स्टेप का जो ना फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि भाई उसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही है उसके हवाले से उसकी क्या वैल्यू आती है। अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से मुराद क्या है कि जो एक ओवरऑल रिएक्शन हुआ है उसका जो हम फॉर्मेशन कांस्टेंट देखते हैं उसको हम ओवरऑल कहते हैं। जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है ना, बेसिकली ये फॉर्मेशन जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है उनका प्रोडक्ट होता है। मतलब सारे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट को उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मसलन अगर एक रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे स्टेप वाइज के, पहले एक लिगेंड अटैच हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, अगर उसी को हम इस तरह से पढ़ लें कि एक्स लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं, एक्स से मुराद 2 4 जितने भी होने हैं इसके साथ 4 या 6 जितने भी लिगेंड अटैच होने हैं, तो वो एक ही स्टेप में जब हम रिएक्शन को देखेंगे या ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन के जो फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक ही स्टेप में पूरे रिएक्शन को क्या करते हैं, बेसिकली शो करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इसको यहाँ पे देखें जरा, ये कंपेयर किया गया है। ये एक स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट था। अगर वो रिएक्शन एक ही स्टेप का है तो उस रिएक्शन का जो ओवरऑल होगा कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो यही होगा। अगर ये सेकंड स्टेप है, स्टेप वाइज के लिहाज से ये सेकंड स्टेप है, बल्कि सेकंड स्टेप है, और सेकंड स्टेप का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है ओवरऑल का वो ये होगा। अगर एक रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है, उसमें 3 ही अटैच हो रहे हैं, तो उसका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह अगर एक रिएक्शन जो ना वो n लिगेंड्स को अपने साथ अटैच कर रहा है तो उसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस तरह से आ जाएगा। तो या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि अगर हम सारे स्टेबिलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, स्टेप वाइज जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो ये एक सिंपल सी जो है ना उसकी डेफिनेशन है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, कि जो स्टेप वाइज में हम एक एक स्टेप को देखते हैं और ओवरऑल में हम सारे स्टेप्स को जो है ना एक ही दफा देखते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया है।